हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो इंडेक्स नंबर्स की सीरीज में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यहाँ हम किसकी बात करेंगे? इंडेक्स नंबर्स की। उसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर्स की और ज्यादा स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स की। तो यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स यूज हुए हैं इस टर्म में, इन सब की सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जब हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर्स की, तो इंडेक्स नंबर्स हमने शुरू में कहा था कि क्या होता है। जब हम इंडेक्स बोलते हैं मतलब चेंज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? यही कहा था, अगर आपको याद होगा तो। चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जब हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन द प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू सम बेस पीरियड। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आज 2026 में कितना चेंज आया है प्राइसेस में एज कंपेयर टू से 2000। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स की, तो यहाँ कंज्यूमर वर्ड की क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, हम कोई चीज खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर। अब यहाँ पर हम किसी एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो हमारा एंड कंज्यूमर होता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है या कस्टमर होता है, वो कई सारी चीजों के लिए पे करता है। ठीक है, जैसे हमें अपना घर चलाने के लिए हम कई चीजें यूज करते हैं। हम ग्रोसरी आइटम्स मंगवाते हैं, कॉस्मेटिक्स होता है, ठीक है, खाने पीने की चीजें, घर का अगर कोई रेंट पे रहता है तो वो रेंट पे कर रहा है, हम बिजली का बिल पे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं। ठीक है, फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम पे करते हैं। अब हो सकता है कि आज से 10 साल पहले हमारा महीने का खर्चा 25,000 आता था, लेकिन आज अगर हम वही सारी चीजें आज के टाइम पे खरीदते हैं, से 5 या 10 साल के बाद, तो हो सकता है हमारा वो 50,000 में भी उतनी चीजें ना आए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल खर्चा है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो काफी बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या पे कर रहा है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या हम इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम जो प्राइस पे करते थे उसमें कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। ठीक है, तो ये बात रही एक जनरल, जो हमने थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बताई हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। C. The consumer price index numbers, also known as cost of living index numbers. Cost of living क्यों बोला हमने? क्योंकि जीने के लिए जो हम खर्चा करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। तो हम उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, हम उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, राइट? So, consumer price index numbers, also known as cost of living index numbers, they are generally intended to represent, क्या represent करता है? Average चेंज ओवर टाइम। ठीक है, हमने कहा था इंडेक्स नंबर सिंपल चेंज नहीं होता है, उस चेंज का एवरेज होता है। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज कितना चेंज आया है। सो इट रिप्रेजेंट्स एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइसेस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो चीजें हमने कही थी वही सारी इस डेफिनेशन में कवर होती हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमारा मेन फोकस अब किस पे रहेगा? हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब हमें देखना है कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं? आइए देखते हैं। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं। वन इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है हमारे पास फैमिली बजट मेथड और वेटेड रिलेटिव्स मेथड। ठीक है, अब आपको ये दो टर्म्स, ये जो हमने कहा एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड रिलेटिव मेथड, अगर आपको याद होगा, अगर आपने सारे
वीडियोस कवर किए हैं, इंडेक्स नंबर्स को अच्छे से समझा है, अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आपको याद होगा कि ये दो नाम आपने पहले भी सुने हुए हैं। ठीक है, तो इससे अब आपको क्या हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर सिर्फ ये नाम चेंज हुआ है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड, बाकी इनमें जो फॉर्मूले लगने हैं वो इन्हीं दो मेथड्स के, एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड रिलेटिव्स मेथड के लगने हैं। ठीक है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम फिर भी आज की वीडियो में एक क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि हम यहाँ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना, कि हमने, ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई चीज खरीदी, अब खर्चा कितना किया है वो कैसे मिलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, कि सपोज अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो अगर हमने 2 पेंसिल्स खरीदी तो कितना खर्चा हो गया, 2 × 2 4 रुपए। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 4 रुपीज। तो हम यहाँ सिर्फ प्राइस की बात नहीं करेंगे 2 रुपए की, हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे कि हमारा टोटल खर्चा 4 रुपए हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा मेथड आता है फैमिली बजट मेथड, क्योंकि हमें फैमिली का बजट देखना पड़ता है। ठीक है, कि एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं, उस फैमिली में टोटल महीने का कितना खर्चा हो रहा है, वो कितना प्राइस पे कर रहे हैं, तो वो पूरे फैमिली बजट को ध्यान में रखकर हम दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके हम फॉर्मूले देख लें एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एग्रीगेटिव मेथड। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज इक्वल टू समेशन ऑफ, देखिए इसमें क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि ये मेथड जो होता है ये किसको इंपॉर्टेंस देता है, बेस ईयर की क्वांटिटीज को। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं Q0 और डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं हम Q0। और एक्सपेंडिचर कैसे मिलता है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऊपर हमेशा यूजुअली हम लिखते हैं करंट ईयर की प्राइस और डिनोमिनेटर में लिखते हैं बेस ईयर की प्राइस। ठीक है, और इनटू 100 हमें करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो समेशन ऑफ कैसे याद रखोगे कि ये मेथड इंपॉर्टेंस देता है बेस ईयर की क्वांटिटी को, इसीलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में Q0 लिखा। अब एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है प्राइस को, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे करंट ईयर की प्राइस P1 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम बेस ईयर की प्राइस P0। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको याद आ रहा होगा ये देखकर, तो ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा, लास्पेयर्स मेथड, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, नहीं याद होगा तो आप फिर से, जिसमें हमने ये सारे मेथड्स किए थे, फिशर्स, आइडियल इंडेक्स, पैशर्स मेथड, लास्पेयर्स मेथड, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था लास्पेयर्स मेथड। ठीक है, ये है सिंपल सा फॉर्मूला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए। अब दूसरा आता है हमारा फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, वेटेड रिलेटिव्स मेथड है। अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर क्या किया था, प्राइस रिलेटिव्स निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या चीज करेंगे, हम लिखेंगे CPI इज इक्वल टू, पहले हम सिंपल लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे, समेशन ऑफ PW अपॉन समेशन ऑफ W। W हो गए हमारे वेट्स, P यहाँ पर है प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव P हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस इनटू 100। ठीक है, और वेट्स यहाँ पर क्या है, वेटेज हम लेते हैं बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी, P0 इंटू Q0। ठीक है, तो ये वैल्यू वेट्स कह सकते हो इसको, या ये हमारा एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। ठीक है, तो P0 Q0, बस P कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है, उनके समेशंस लेने हैं और इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो पहला मेथड हमने किया, यहाँ पर इंटू 100 किया है, बट यहाँ पर दूसरे मेथड में हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम P की वैल्यू कैलकुलेट करने में ऑलरेडी इंटू 100 कर चुके हैं, तो दो दो बार इंटू 100 नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज, कई बार एग्जाम में मेंशन्ड होता है कि पर्टिकुलर मेथड स्पेसिफाई किया होता है उन्होंने, कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ और फिर CPI कैलकुलेट करो, या फिर फैमिली बजट मेथड की हेल्प से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो। अगर तो स्पेसिफाई किया है फिर तो आपको वही मेथड लगाना है, और अगर नहीं मेंशन किया है तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, दोनों से ही आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं,
आपको ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस आपको ये नाम याद रखने हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। ठीक है, तो ये बात होगी मेथड्स की। अब हम फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसी क्वेश्चन में हम ये दोनों मेथड लगाएंगे और चेक करेंगे कि दोनों से सेम आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे एग्जाम्पल। Okay, so example is construct the consumer price index number for the year 2007 on the basis of 2006 from the following data using aggregate expenditure method and family budget method। ठीक है, तो हमें डेटा गिवन है 2006 और 2007 की प्राइसेस गिवन है। 2007 के लिए हमें इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, कौन सा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हमारे लिए ये करंट ईयर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बन गया हमारा P1 की वैल्यू और ये हो गई P0। ठीक है, अब क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 2006 है, तो ये बेस ईयर की क्वांटिटीज हैं, ये बन जाएगा हमारा Q0। ठीक है, ये होता है सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है, उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें जो चीजें कैलकुलेट करनी है उनसे रिलेटेड फॉर्मूले लिख लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, CPI इज इक्वल टू समेशन ऑफ, नीचे भी समेशन लिख लें। हमने कहा था कि ये मेथड किसको इंपॉर्टेंस देता है, बेस ईयर की क्वांटिटीज को। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है प्राइसेस के साथ, तो ऊपर हमेशा करंट ईयर और डिनोमिनेटर में हमेशा बेस ईयर की प्राइसेस, और करना है इनटू 100। अब यहाँ से चलिए हम पहले दूसरा भी लिख लेते हैं। जब हम फैमिली बजट मेथड लगाएंगे तो उसके लिए होता है CPI इज इक्वल टू समेशन ऑफ PW अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, और इनटू 100 नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, हमने कहा था P जो होता है वो किसके बराबर होता है, P1 बाय P0 इंटू 100, और वेट्स क्या होते हैं, बेस ईयर की प्राइसेस और क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, P0 इंटू Q0। अब यहाँ से देखिए हमें पता लग जाएगा कि हमें इस टेबल में क्या क्या चीजें, कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं, क्या कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अब देखिए पहली बात, हमें यहाँ पर देखिए जो प्राइसेस गिवन है, रुपीज, पैसे, है ना, अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम इसको अपने टेबल को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसाइज कर सकते हैं। कैसे? हम एक ही कॉलम बनाएंगे जिसमें हम 5 रुपीज 75 पैसा को लिख सकते हैं 5.75, फिर 5 रुपीज 0 पैसा को सिंपल 5.00 लिख सकते हैं, 6.00, 8.00, देन 2.00 एंड 20.00। ठीक है, एक कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली जो 2007 की प्राइसेस है वहां भी रुपीज और पैसे लिखे हैं, तो इनका भी हम एक ही कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमारे दो कॉलम कम हो गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ यूनिट्स दिए हैं, क्विंटल, क्विंटल, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, क्वांटिटी कंज्यूम में भी 6 क्विंटल, 6 क्विंटल्स, 1 क्विंटल। तो हम यहाँ पर सिंपल एक ही रखते हैं, एक ही कॉलम, जिसमें हम 6 क्विंटल वगैरह लिख लेंगे। ये यूनिट्स वाले कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में आता है, एंड परसेंटेज इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इन यूनिट्स की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। ठीक है, तो हम ये कॉलम भी हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा कॉलम ऐड करना है। देखिए पहला मेथड जो है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0, इनके समेशंस लेने हैं, तो इसका मतलब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा P1 Q0 के लिए, और फिर एक कॉलम बनाना पड़ेगा P0 Q0 के लिए, और फिर सबसे नीचे हम क्या करते हैं, लास्ट एक रो ऐड करते हैं जिसमें हम इनके समेशंस ले लेते हैं। ठीक है, बस फिर ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा मेथड है, फैमिली बजट मेथड, इसमें P कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है। तो P के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम एक कॉलम ऐड करेंगे जिसमें P1 बाय P0 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे P0 इंटू Q0 का, क्योंकि इसका भी तो समेशन चाहिए ना, देखिए डिनोमिनेटर में, है ना। और इसके अलावा देखिए ऊपर है P इंटू W का समेशन, तो मतलब हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये P की वैल्यू और W की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका समेशन लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फैमिली बजट मेथड से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, पहले हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए टेबल बनाते हैं और उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम टेबल को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, फिर कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा टेबल। तो देखिए यहाँ कमोडिटीज हैं, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 2006, हम इसको लिख लेते हैं Q0। यूनिट्स वाला कॉलम हमने हटा दिया है, प्राइसेस को हमने रुपी पैसे को
कंबाइन करके लिख लिया है। ये हमारी है पी नॉट की वैल्यूज, ये प्राइसेस इन 2007 है P1 की वैल्यूज, और फिर ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है पहले मेथड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू क्यू नॉट अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू क्यू नॉट इंटू 100। ठीक है, अब करें फटाफट से कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल है। देखिए P1 इंटू क्यू नॉट करना है तो मतलब P1 इंटू क्यू नॉट, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज, आप कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, पहली आएगी 36.00, नेक्स्ट आती है 48.00, देन 9 1 9.00, 6 into 10 60.00, then 6.00 and 15 into 1 15.00। ठीक है, ये हो गया P1 Q नॉट। अब हमें नेक्स्ट करना है कैलकुलेट P नॉट इंटू क्यू नॉट, तो हम करेंगे, यहाँ से मार्क कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो, P नॉट इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यूज आती हैं 6 into 5.75, पहली वैल्यू आ जाएगी 34.50, नेक्स्ट आती है 30.00, देन 6.00, 48.00, next 8.00 and last is 20.00। ठीक है, ये हो गई सारी कैलकुलेशंस। अब हमें इनका टोटल लेना है। ठीक है, समेशन लेना है। तो पहला P1 Q नॉट का समेशन हम यहाँ लिखते हैं, समेशन P1 Q नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आती है 174, और दूसरा है समेशन P नॉट Q नॉट इज इक्वल टू, ये टोटल आता है 146.5। बस अब ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है, तो करें पुट। यहाँ पर P1 Q नॉट का समेशन न्यूमरेटर में आ गया 174, डिनोमिनेटर में आ गया 146.5, और करना है इनटू 100 विच इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करने पर आता है 118.77। तो ये आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा यूजिंग एग्रीगेट मेथड। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये वैल्यू आप याद रखिए, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम दूसरा मेथड लगाते हैं, फैमिली बजट मेथड, और चेक करेंगे कि वहां पर भी ये सेम वैल्यू आती है या नहीं। उससे पहले इसकी इंटरप्रिटेशन याद कर ले। हमने कहा था ये जो इंडेक्स की वैल्यू आती है बेस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बेस ईयर के इंडेक्स को हम 100 मानते हैं, और ये आया है 100 से ऊपर। कितना ऊपर, देखिए यहाँ 118.77 है, 100 से कितना ऊपर है, 18.77। सो देयर हैज बीन इंक्रीज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2007 बाय 18.77%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज फैमिली बजट मेथड। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने टेबल बनाया है जैसा हमें फैमिली बजट मेथड के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ लिख लें, अभी हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज फैमिली बजट मेथड। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, CPI इज इक्वल टू समेशन ऑफ PW अपॉन समेशन ऑफ W इंटू 100। ठीक है, और यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं साथ में, वेयर आपने साथ में ही लिखना है साइड में, लेकिन हम यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ वैल्यूज आपको दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं P इज इक्वल टू P1 बाय P नॉट इंटू 100, और W हमारा रहेगा P नॉट इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ टेबल में देखेंगे तो हमारे पास, हमने अब प्राइसेस इन 2006 2007 सब हटा के सिंपल टर्म्स लिख दी हैं। बेस ईयर की क्वांटिटीज के लिए क्यू नॉट, फिर बेस ईयर की प्राइसेस के लिए P नॉट, और करंट ईयर की प्राइसेस के लिए P1। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा आएगा P, हमें कैलकुलेट करना है ना, कैपिटल P, और वो किसके बराबर है, P1 बाय P नॉट इंटू 100। ठीक है, उसके बाद W है P नॉट Q नॉट, मतलब ये आ गया हमारा W, और फिर नेक्स्ट हमें ये समेशन ऑफ PW चाहिए, तो हमने एक कॉलम नेक्स्ट बना लिया है P इंटू W का। ठीक है, ये तीन कॉलम्स बन गए। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं P की वैल्यूज। तो P की वैल्यूज के लिए हमें करना है P1 डिवाइड बाय P नॉट इंटू 100। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं, आप कैलकुलेट करके यहाँ से मैच कर लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर कोई गलती होती है, हमसे भी हो सकती है, तो इसीलिए अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं वैल्यूज। P की वैल्यूज आती हैं
104.34, फिर आती है 160.00, फिर आती है 150.00, फिर आता है 125.00, देन 75.00 एंड देन 75.00। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने क्या किया है, P1 बाय पी नॉट किया है, मतलब 6 डिवाइड बाय 5.75 और फिर उसको किया है 100 से मल्टीप्लाई। फिर हमने नेक्स्ट किया है 8 डिवाइड बाय 5, फिर किया है इंटू 100। सिमिलरली 9 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, 10 अपॉन 8 इंटू 100, 1 अपॉन 2 इंटू 100, 15 अपॉन 20 इंटू 100। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है W की वैल्यूज। तो W की वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, P नॉट इंटू Q नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं W की, वो आती हैं 34.5, देन वी हैव 30.0, देन 6.0, 48.0, देन 8.0 एंड 20.0। ठीक है, ये होगी W की वैल्यूज। लास्ट स्टेप आता है P इंटू W, मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दो कॉलम्स की वैल्यूज को। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहली वैल्यू आती है 3600, देन वी हैव 4800, नेक्स्ट 900, देन 6000, देन वी हैव 600 एंड लास्ट इज 1500। ये आगे हमारी वैल्यूज। अब हमें लेने हैं समेशंस। अब समेशन किस किस का लेना है, सबका लेने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है उसी का लेंगे। ठीक है, तो हमें एक चाहिए समेशन ऑफ P इंटू डब्ल्यू, मतलब ये लास्ट वाला जो हमने कॉलम लिखा है, समेशन ऑफ PW इज इक्वल टू, ये टोटल आता है 17,400। चलिए हम ये कॉमा हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 17,400 और समेशन ऑफ वेट्स चाहिए, तो ये आता है समेशन ऑफ W इज इक्वल टू 146.5। बस ये वैल्यूज अब हम पुट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 17400 डिवाइड बाय 146.5, सॉरी हमने यहाँ इंटू 100 लिखा है। यहाँ पर हम देखिए P के लिए हम ऑलरेडी एक बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना 100 के साथ, तो हमें दोबारा इंटू 100 नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू 118.77। अगर आपको याद होगा तो यही वैल्यू हमारी पिछले मेथड से भी आई थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फैमिली बजट मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2007। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इसी के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंडेक्स नंबर्स में काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।